गरीब बहू की जादुई क्रीम और पार्लर। देखिए सेठलाल, मेरे पति का तो काम छूट गया है। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ये मेरे जमीन के कागज हैं, मैं इन्हें गिरवी रखने आई हूँ। अच्छा बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? सेठलाल, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। इतने में मैं अपनी एक पार्लर की दुकान खोल लूंगी। सेठलाल उसे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन सेठलाल पैसे देने से पहले उससे एक पेपर पर दस्तखत करवा लेता है। अगर तुमने 6 महीने में मेरे सारे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। श्रुति को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप पैसे लेकर घर आ जाती है। वो सबसे पहले पैसे अपने मंदिर में अपनी देवी माँ के चरणों में चढ़ा देती है। देवी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक नई दुकान खोलने की सोच रही हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरी दुकान पर बरसाई रखना। मुझे माफ कर दो श्रुति, मेरा काम छूट गया और तुम्हें अब इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रुति 2 लाख रुपए अपनी दुकान में लगा देती है, लेकिन पार्लर की दुकान खोलने के बाद भी उसका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता। उसका तो रोज का खर्चा भी नहीं निकल पाता। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने होने ही वाले थे। श्रुति अपनी देवी माँ के आगे रोने लगती है। देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने 2 लाख रुपए का कर्जा तो ले लिया, लेकिन अब उसे चुकाना बहुत मुश्किल है। मेरी दुकान भी चल नहीं रही। देवी माँ, कुछ करो। तभी देवी माँ की मूर्ति के अंदर से साक्षात देवी माँ निकलकर श्रुति के सामने प्रकट होती हैं। श्रुति, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जादुई क्रीम लेकर आई हूँ। देवी माँ श्रुति को जादुई क्रीम देती हैं। श्रुति, तुम इस जादुई क्रीम का इस्तेमाल करके काले लोगों को गोरा कर सकती हो, जिससे तुम्हारा पार्लर अच्छे से चलेगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और श्रुति जादुई क्रीम को अपने पार्लर में ले आती है। उसके पार्लर में आते ही एक कस्टमर आती है। देखो, ये मेरी बेटी है। ये बहुत ज्यादा काली है, जिसके चलते इसकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसका कुछ करो ताकि इसका रिश्ता तय हो सके। आज इसे देखने वाले भी आ रहे हैं। अगर तुम इसका कोई अच्छा सा मेकअप कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी के चेहरे पर एक ऐसी क्रीम लगाऊंगी कि उसके लगाने के बाद वो बहुत खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी और उसका रंग बहुत गोरा हो जाएगा। श्रुति देवी माँ की दी हुई जादुई क्रीम उस लड़की के चेहरे पर लगाती है। देखते ही देखते वो लड़की बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, ये तो करिश्मा ही हो गया। तुमने तो मेरी बेटी को एकदम हूर की परी बना दिया। आपका ये पार्लर तो जादुई पार्लर है। जो बड़े से बड़े डॉक्टर और अच्छी से अच्छी क्रीम नहीं कर सकी, वो आपकी इस क्रीम ने कर दिया। ममता बहुत खुश होती है और श्रुति को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ममता अपनी कॉलोनी की कुछ और लड़कियों को भी लेकर आती है। जैसे आपने ममता बहन की बेटी का रंग गोरा किया, वैसे ही हम सभी का भी कर दो। चिंता मत करो, मेरा पार्लर कोई मामूली पार्लर नहीं है। ये एक जादुई पार्लर है। इसमें जो भी आएगा वो गोरा और खूबसूरत होकर ही जाएगा। श्रुति एक एक करके उन तीनों लड़कियों के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां देखते ही देखते गोरी हो जाती हैं। अरे वाह, मेरे नाम जैसा मेरा रूप हो गया है। मुझे तो अपना ये रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल से मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे कालेपन की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं बहुत गोरी हो गई हूँ। अब वो मेरे पास खींचा चला आएगा। अपना ये रंग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो तीनों श्रुति को पैसे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही देखते श्रुति के पास अब बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, जो उसके पार्लर में आने से पहले तो काले होते हैं, लेकिन जाते वक्त खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे श्रुति का पार्लर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अच्छा खासा कमाने लगती है, जिसके चलते वो अपने मकान के समय को पूरा होने से पहले ही सेठ लाल को पैसे देने पहुंच जाती है। सेठ लाल, ये रहा तुम्हारा सूद समेत पूरा पैसा। अब मुझे मेरी जमीन के कागजात वापस दे दो। लोगों को पैसा देते हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरा पैसा समय पर लौटाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, ये लो तुम्हारी जमीन के कागजात। श्रुति अपनी जमीन के कागज देखकर बहुत खुश होती है और सीधा अपने घर में जाकर देवी माँ से आशीर्वाद लेने लगती है। देवी माँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ केवल आपकी ही बदौलत हूँ। आज अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो पता नहीं क्या होता।
आपकी दी हुई जादुई क्रीम की मदद से मैं फर्श से अर्श पर आ गई। श्रुति ये सब अपनी देवी माँ से कह ही रही होती है कि तभी सेठ लाल खिड़की से श्रुति की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके पास इतना पैसा आने का। इसके पास देवी माँ की जादुई क्रीम है। अब मैं इस क्रीम को इससे चुरा लेता हूँ। श्रुति देवी माँ के पास रखी जादुई क्रीम उठाकर अपने पार्लर में पहुंच जाती है और वहां आई हुई एक कस्टमर के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है। अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो मैंने ये क्रीम आपके चेहरे पर लगाई उसके बाद आपका चेहरा खिलखिल उठेगा। श्रुति जादुई क्रीम को मेघा के चेहरे पर लगाती है, जिसके बाद देखते ही देखते मेघा खूबसूरत हो जाती है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगी। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत हो जाऊंगी। भगवान आपका बहुत भला करे। मेघा श्रुति को पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्रुति बाकी के कामों में लग जाती है। सेठ लाल किसी तरीके से छुपकर पार्लर के अंदर आता है और क्रीम चुराकर वहां से भाग जाता है। क्रीम चुराने के बाद वो सीधा अपने घर जाता है और शीशे में अपने आप को देखकर कहता है, अरे जरा मैं भी इस क्रीम को लगाकर देखूं, क्या ये क्रीम मुझे भी गोरा कर देगी? सेठ लाल जैसे ही जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाता है, उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। अरे ये क्या? अरे मेरा चेहरा तो एकदम काला पड़ गया है। अरे अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सेठ लाल अपना मुंह ढककर श्रुति के पार्लर में जाता है और जादुई क्रीम श्रुति को वापस लौटाते हुए कहता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ये जादुई क्रीम चुरा ली थी लालच के चलते, लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है। मैं जैसा था वैसा ही कर दो। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। श्रुति अपने हाथों से सेठ लाल के चेहरे पर दोबारा से क्रीम लगाती है, जिसके बाद वो पहले की तरह हो जाता है। अरे बाप रे बाप, क्या कमाल है ये जादुई क्रीम और तुम्हारा जादुई पार्लर। भगवान तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। सेठ लाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद श्रुति अपनी जादुई क्रीम से लोगों को गोरा कर करके अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। ससुराल में लड़ाई करवाने वाली जेठानी। ये कहानी है दिल्ली शहर के प्रेम नगर के मोहल्ले में रहने वाली सत्यवती देवी के घर की, जो अपने पति प्रीतम, बेटे प्रवीण, अनुराग और दो बहू दीप्ति और माया के साथ रहती थी। भला माया के रहते प्रेम नगर मोहल्ले के लोग बिना झगड़े कहाँ रह सकते थे। भगवान के हाथों एक भारी गलती हो गई थी, क्योंकि उन्होंने माया के भेष में भगवान के द्वापर युग की मंथरा को दोबारा जन्म देकर भेज दिया था। सुबह का सूरज पूरे प्रेम नगर के मोहल्ले को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा था। बालकनी में खड़ी माया चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए बोलती है, ये मेरे रहते प्रेम नगर के मोहल्ले में शोरगुल की बजाय शांति कैसे मंडरा रही है। चल माया, आज कुछ तूफान ही करते हैं, जिसकी शुरुआत होगी ससुराल वालों से। इतने के बाद माया रसोई में आती है, जहां दीप्ति के चेहरे पर खिलखिलाहट देखकर लड़ाकू जेठानी के मन में खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। क्या बात है, मेरी देवरानी सवेरे सवेरे सारा बानो क्यों बनी बैठी है। वो क्या है ना जेठानी जी, आज संडे है ना, तो मैंने और अनुराग ने सोचा है कि साथ में संडे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए आज जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। ये सुनकर भड़काऊ जेठानी जल भुनकर मन में बोलती है, अच्छा, तो सैर सपाटे की प्लानिंग हुई पड़ी है। मगर तुम देखती जाओ मेरी भोली देवरानी, मैं तुम्हारी खुशियों में कैसे खलल डालती हूँ। जेठानी सीधे सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मेरी मानिए तो आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि घर में आपका होना ना होना एक बराबर है। क्यों बड़ी बहू, तेरी माँ जी मिस्टर इंडिया बन गई है क्या, जो दिखती नहीं। माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दरअसल आप देखकर भी देख ही नहीं पाती। वहां देवरानी जी बगैर आपसे पूछे घूमने जाने के लिए सारा बानो बनकर तैयार है। सास जेठानी की भड़काऊ बातों में आ जाती है और बोलती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू। जी माँ जी बुलाया। अरे कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई थी, कह दे गला फाड़ रही हूँ। सुन, मुझे तेरे ससुर जी के साथ सत्संग में जाना है। मैंने किचन में कैरी रखवाई है, उसे काट धोकर धूप में डाल देना और सभी के सर्दियों के कपड़े और बिस्तर निकाल देना।
इस तरह सास बेचारी बहू पर बहुत सारे कामों का बोझ लाद कर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद देवरानी का पति अनुराग गुस्सैल गुब्बारे के जैसे दीप्ति पर बरस पड़ता है। दीप्ति, तुम्हारी जिम्मेदारियों की झंझट खत्म नहीं हुई? अरे तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो, जैसे कि मैं जानबूझकर कामों में लगी हूँ। क्या बात है मोहतरमा, इसे कहते हैं चोरी, और ऊपर से सीना जोरी भी। हैं? अब तुम फ्री नहीं थी तो फ्री फोकट में मेरा वक्त खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जाने कैसी बोर्डम बीवी पल्ले पड़ गई है। इस तरह अनुराग और दीप्ति के बीच की बहसबाजी लड़ाई में बदल जाती है। दूर बैठी जेठानी देवरानी और देवर में हो रही लड़ाई का लुत्फ उठाते हुए कहती है, अब हुई ना सुबह की स्पाइसी शुरुआत। चल माया, अब बारी है मोहल्ले में मारधार मूवी की शुरुआत करने की। जैसे ही जेठानी बाहर निकलती है तो बाजू में रहने वाली पड़ोसन रंगीली बोलती है, अरे ओ सत्यवती की बहू, हमरे मरद को देखी हो का? सामान लाने दुकान भेजे रहे, अब ही तक लौटे नाही। अरे वाह, क्या बात है, मिल गया मौका लड़ाई की एक लहर लगाने का। हाँ रंगीली चाची, मैंने देखा था तिवारी चाचा को, और तो और मैंने उन्हें टोका भी था कि चाची बुला रही होंगी, मगर उन्होंने कहा, अरे का कहा ससुरे ने, तू एक बार हमके बता। हमरी महरिया हमरी जिंदगी खा गई, हमरा बस चले तो उसको मटरू की बिजली के साथ बांध कर छपरा छोड़ा है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर क्या था, रंगीली माया की मथराई में आकर रसोई से बेलन लेकर निकल पड़ती है पति की खोज में, और दुकान पर ही उसकी सुताई शुरू कर देती है। अरे मोरी अम्मा, अरे ई का होई गवा रंगीली, अरे भोर सवेर भांग खाली हो का हो, अरे खुले आम मोहल्ले में अपने मर्द को काहे मार रही हो? तू हमको हमरी भैंसिया के साथ बांधोगे, चिमकी आदमी? अरे मगर, अरे अगर मगर को मारो गोली, तुम तो आज घर चलो। इस तरह देवर देवरानी में झगड़ा करवाने के बाद भड़काऊ जेठानी मोहल्ले में भी महाभारत कराती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ जेठानी की लड़ाई करवाने की बुरी आदत बढ़ती चली जाती है। कभी देवर देवरानी में झगड़ा करवाती है तो कभी मोहल्ले के पड़ोसियों में मारपीट करवाती है। एक दिन की बात है, मैंने सभी में फूट डालकर लड़ाई करवाई, सिवाय सासू माँ और ससुर जी के। बहुत दिन से ससुर जी और माँ जी को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते नहीं देखा, इसीलिए महाभारत का मजा किरकिरा है। भड़काऊ जेठानी को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी देवरानी ने उसकी साजिश सुन ली थी। अच्छा, तो ये जेठानी जी ही हैं जो सभी में झगड़ा झंझट करवाती हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये लड़ाई की लहर सुलगती कैसे है। जेठानी कमरे से बाहर आ ही रही होती है कि तभी ससुर बोलता है, अरे बड़ी बहू, अरे जरा ये डाई घोल कर तो ले आओ। हाँ, वो क्या है कि तेरे ससुर के बालों को सफेदी ने घेर लिया है। हाँ। क्यों नहीं ससुर जी, आपका हुक्म सराखों पर। जेठानी सीधे अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए। अरे बहू, तू ये मुझे क्यों दे रही है? ससुर जी ने कहा है कि इस गोदरेज से अपने गंजे सफेद सर की लिपाई पुताई कर ले। सास माया की वाकूट नीति का शिकार हो जाती है और भड़कते हुए ससुर के पास आती है। क्यों प्रीतम प्यारे, जवानी के दिनों में मुझ में तुम्हें नरगिस और नूतन नजर आती थी, और आज मैं बुढ़िया बन गई। अरे भाग्यवान, बेफिजूल काहे भड़क रही हो? अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए बेफिजूल है तो तुम क्या हो, कचरे की पेटी? आए बड़े अमिताभ बच्चन। सास ससुर देर तक झगड़ते हैं, जिसे देखकर देवरानी बोलती है, जेठानी जी को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये अपने ही हंसते खेलते घर संसार की खुशियों को आग लगा देंगी। एक रात की बात है जब माया का पति मुंह लटकाए घर लौटता है। प्रवीण, आ गए आप? आज बड़ी देर लगा दी, कामकाज ज्यादा था क्या? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो माया, जो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता फिरूं? तुम्हारे सवालों के पूछताछ से मेरा पेट भर गया है। प्रवीण माया को फटकार कर सोने चला जाता है। उस दिन के बाद से ये रोज की बात हो गई थी। माया और उसके पति में लड़ाई का माहौल रहने लगा था। माया की पलकें हर पहर आंसू से भीगी रहती थी। तभी एक दिन वो अपने किए पर पछताती हुई खुद से बोलती है, शायद ये दिन दिखाकर भगवान मुझे ये जता रहा है कि मैंने कितने लोगों के बीच लड़ाई करवाई है, इसीलिए आज मेरे और प्रवीण के बगैर किसी कारण के इतनी अनबन है। माया अपनी बुरी आदत पर पछता ही रही थी कि देवरानी बोलती है,
देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है जेठानी जी, आपको ये एहसास तो हुआ। दीप्ति तुम, ये प्रवीण, तुम तो ऑफिस गए थे ना? कहीं वहां भी लड़ाई करके तो नहीं लौट आए? नहीं माया, आई एम सॉरी। कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई का ड्रामा किया है। ड्रामा? मगर क्यों? ताकि आपकी भटक खुले कि आपने अपनी झूठी चुगलखोरी से कितने लोगों की खुशियों में खलल डालकर उनमें लड़ाई करवाई है। आपके भड़काऊ बातों ने कभी मेरे और अनुराग तो कभी सासू माँ और ससुर जी के बीच लड़ाई की लपटें लगाई है, जो गलत है। अपनी देवरानी की बातें सुनकर जेठानी का सर शर्म से झुक जाता है और उसकी पलकें भीग जाती है। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लड़ाई कराने की बुरी लत से मैंने आप सभी के बीच कितनी बार झगड़ा कराया। चुप हो जा माया बहू, और फिर कभी किसी के बीच फूट ना डालना, क्योंकि लड़ाई की लपटें अक्सर आग लगाने वालों को ले डूबती है। उस दिन माया मोहल्ले के हर परिवार से माफी मांगती है, जिसके बाद से माया अपने परिवार वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। नई चुड़ैल बहू का जादुई लहंगा। शोरूम में लहंगा पहनकर रील बनाते हुए। हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे कितों सजा के रखा सूट पुरानिया। मैनू लहंगा ला दे महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेकर जानिया। वे मर जानिया, वे मर जानिया। ये बन गई मेरी रील, अब अपलोड करूंगी। मैडम, अगर आपको ये लहंगा लेना है तो बता दीजिए, आप फ्री में रील्स मत बनाइए प्लीज, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मैंने आपका लहंगा पहनकर ट्राई कर लिया तो इसमें क्या ही जा रहा है? वैसे भी मैं फेमस होंगी तो आपका लहंगा फेमस होगा, जिसे देखकर लोग यहाँ पर खरीदने आएंगे। आपको ये लहंगा चाहिए तो बताइए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाउ कुड यू से दिस टू मी? अब मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, मैं कहीं और से लहंगा ले लूंगी। मैम सॉरी, आप यहीं से ले लीजिए ना लहंगा ये वाला। नहीं, मुझे नहीं लेना अब। रागिनी क्यों नखरे कर रही हो, ले लो इसे ही। तुम तो मत ही बोलो, अपने लिए शेरवानी खरीद कर बैठ गए हो ना, लेकिन मुझे चाहिए बढ़िया से बढ़िया लहंगा। तुम जानते हो ना, उस लहंगे को पहनकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, शर्माऊंगी और नाचते हुए स्टेज पर जाऊंगी। कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। ये चुड़ैल और कितनी बार अपनी अदाओं से मेरा दिल लूटेगी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मैंने मार सटिया ओहो। उनका डांस देखकर स्टाफ उन्हें भगा देता है, जिसके बाद दोनों दूसरे मॉल जाकर लहंगा ढूंढते हैं। रागिनी कहती है, जान, मुझे ये रेड और गोल्डन कलर का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर बहुत खलेगा। मैं इसे ट्राई करूं? नहीं नहीं, तुम यहाँ ट्राई करोगी तो फिर से लहंगा पहनकर रील बनाओगी। घर चलो, परसों हमारी शादी है, तभी पहन लेना। सुनिए, आप इसे पैक कर दीजिए। माधव क्या है, तुम्हें जरा सी मुझे मेरे मन की भी करने दिया करो। तुम्हारी मन की ही हो रही है, घर पहुंच जाओ, तुम्हारी मेहंदी भी लगेगी, फिर हल्दी भी, और मुझे भी तो घर पर काम है। ठीक है, खड़ूस होने वाले भूतिया पति। इस तरह माधव वो लहंगा लेकर रागिनी को दे देता है और कार से उसे अपने ससुराल ड्रॉप कर देता है। तभी रागिनी की चुड़ैल माँ मोहिनी आकर कहती है, ले आई मेरी बेटी महंगे वाला लहंगा दामाद जी को लूटकर। हाँ मम्मी, मैंने तो उन्हें बहुत चक्कर कटवाए, आप तो जानती हैं आसानी से लहंगा पसंद नहीं आ रहा। बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे लहंगा पसंद आया। ओके मम्मी। रागिनी की माँ चली जाती है। तभी रागिनी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कहती है, हाय मर जावा, गुड़ खाकर मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ, पता नहीं था। मेरा बस चले तो रोज लहंगा पहनूं। उन्होंने वहां तो रील बनाने नहीं दी, यहाँ बना लेती हूँ। पता नहीं शादी में रील बनाने का मौका मिले या ना मिले। सबकी बारातें आई हो, सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। नाचते नाचते रागिनी गिर जाती है, जिससे उसका लहंगा फटने की आवाज आती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, मैंने अपने लहंगे का शादी से पहले ही स्वाहा कर दिया। अब माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं और माधव जी तो जान ही ले लेंगे मेरी। लहंगा कैसे ठीक होगा?
जादू करती हूँ। शिन शिन शू शिन शिन शू। चुटकी बजाकर रागिनी अपना लहंगा ठीक करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और रोते हुए अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर देखकर वो कहती है, पिताजी अब क्या होगा? आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा लहंगा फट गया, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ, लगता है अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये कहकर वो अपने हल्दी और मेहंदी की रस्म में चली जाती है। तभी उसके भूतिया पिता की आत्मा आकर कहती है, मैं अपनी बच्ची को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैं इसके लहंगे को जादुई लहंगा बना दूंगा, जिससे उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। तभी चुटकी बजाते ही वो लहंगा एक चमचमाता नया लहंगा और जादुई लहंगा बन जाता है, जिसकी खबर रागिनी को नहीं होती। तभी वो अपने कमरे में जाकर लहंगे को देखती है। अरे मेरा लहंगा तो फट गया था, ये इतना शाइन कैसे कर रहा है? ठीक कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकती वरना पता चल जाएगा। छोड़ो, जिसने भी मेरा महंगा लहंगा ठीक किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन दोनों भूत और चुड़ैल की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहां उसकी सास प्रेमा चुड़ैल कहती है, बहू तेरा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, एक डांस तो कर दे मेरे बेटे के साथ। जरूर माँ जी। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे। रागिनी के डांस करते ही उसके लहंगे से सोने के सिक्के की बरसात होने लगती है। ये देखकर सास कहती है, अरे वाह बहू, तेरे लहंगे से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। महंगे वाला लहंगा बनवाया है लगता है। भला मेरे लहंगे से सोने के सिक्के कैसे निकल सकते हैं? ये कैसा जादू है? हाँ माँ जी, महंगा है बहुत। चलो तुम दोनों थक गए होगे, गृह प्रवेश करती हूँ। प्रेमा के गृह प्रवेश करते ही उसके लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भला मैंने इतना भी लहंगा नहीं महंगा दिलाया जो सोने के सिक्के निकलने लगे। जरूर इसने ही कारस्तानी कर ली होगी अपने जादू से, माँ का दिल जीतने के लिए। अरे वाह वाह भाभी, आपका लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लहंगे से जो पैसे निकल रहे हैं, क्या उससे आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? मुझे अपने लिए आईफोन लाना था। अरे हाँ हाँ ननद जी, ये सारे सोने के सिक्के आपके हैं मेरी तरफ से। लगता है मेरी चुड़ैल बहू खजाने की देवी है। देखो तो ससुराल में आते ही पैसे बरसाने शुरू कर दिए। इससे पता है इसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। अरे माँ जी, खुद को ऐसे गरीब मत कहिए। अब तो मैं आ गई हूँ तो पैसा ही पैसा है। तभी रागिनी के भूतिया ससुराल वाले उसे झूले पर बिठाकर कहते हैं, बहू तुझे घर में अब से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू महारानी की तरह फरमाइश कर, तुझे जो चाहिए हमें बता। अरे भाभी, आप मुझसे कहना, आपके सारे कपड़े मैं प्रेस करूंगी, जो बोलोगी वो खिलाऊंगी। वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नान, छोले, पूड़ी। ठीक है माँ जी। ऐसे ही रागिनी चुड़ैल के ससुराल वालों को पैसों की जरूरत होती है, तो रागिनी थोड़ा अपने जादुई लहंगे से उनकी मदद कर दिया करती थी। शाम को रोते हुए एक बूढ़ा उसके पास आकर कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी पोती बहुत बीमार है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो। बाबा आप अंदर आइए और खाना खा लीजिए, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रागिनी खाना देकर उसे चली जाती है और अपना जादुई लहंगा पहनकर जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इन सोने के सिक्कों को वो उन बाबा को देकर कहती है, बाबा ये सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेच देना, उन पैसों से आपकी बहुत मदद हो जाएगी और खाना खा लीजिए। अरे बस बेटा, पेट भर गया। ऐसे ही तू हर गरीब की मदद करके उनका मसीहा बनना बेटा। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी सास बहू के पास अच्छा खाना लाकर कहती है, ले बहू, मैं तेरे लिए अटरम शटरम लेकर आई हूँ, खा ले, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे वाह 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 वाह, जानती हूँ आपको बदले में कुछ चाहिए, बताइए क्या चाहिए। अब बहू, मैंने कभी सोने का हार या सोने की अंगूठी और कंगन कुछ नहीं पहना, इसलिए तू मुझे सोने के सिक्के दे दे ताकि मैं उनसे सोने के जेवर बनवा लूं। आधे तू ले लेना, आधे मैं। अरे माँ जी, इतनी सी बात बस। तभी रागिनी कमरे में जाकर अपना लहंगा पहनती है। उसके चलते ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के बरसते हैं। इन सिक्कों से बहुत सारे बनवा कर प्रेमा चुड़ैल गहनों से लद जाती है। एक दिन रागिनी कहती है, मेरे जादुई लहंगे की वजह से सब खुश हैं।
पर आखिर जादुई लहंगा कैसे बना? तभी उसके पिता की आत्मा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगे और मैं पूरा न करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पापा आप? ये कहकर उसके पिता गायब हो जाते हैं और रागिनी चुड़ैल अपने पिता के प्यार को समझ जाती है और अपने जादुई लहंगे के राज को राज बनाए रखती है और दूसरों की इससे मदद भी करती है। देखिए, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और आप हो कि सारा पैसा छीन लेते हो। घर में राशन खत्म हो चुका है। ये पैसे मैंने राशन की डलवाने के लिए रखे थे। अरे तेरे ये पैसे मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जब मैं जुआ जीत जाऊंगा तो उसमें इन पैसों से डबल पैसा होगा, फिर मैं ये पैसा तुझे वापस लौटा दूंगा। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप ये पैसे जुए में हार जाओगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख बहू, मैं तेरा ससुर हूँ ससुर। अरे अपने ससुर का लिहाज कर और मेरे सामने कम बोल। ऐसा कहकर बबलू सारे पैसे ले लेता है। थोड़ी ही देर बाद अमित भी आ जाता है और अपनी पत्नी आरती से कहता है, अरे आरती, जरा मुझे थोड़े से पैसे तो देना। अरे कैसे पति हो तुम? दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो और शाम को जब मैं काम पर से वापस आती हूँ तो मुझसे पैसे मांगने आ जाती हो। इतने पैसे में कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आरती का ये जवाब सुनते ही अमित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आरती को जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद आरती के चेहरे पर तमाचा छप जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह जोड़ी करने की? अरे मैं तेरा पति हूँ, तेरे पैर की धूल नहीं हूँ जो तू मुझे कुछ भी सुनाएगी और मैं सुनता चला जाऊंगा। अब चुपचाप सीधे तरीके से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमित के इतना कहने के बाद भी आरती उसे पैसे नहीं देती, जिसके बाद अमित उसके साथ जोर जबरदस्ती करके सारे पैसे छीन लेता है और उन पैसों को ले जाकर क्लब में दारू और लड़कियों के ऊपर उड़ाने लगता है। दोनों बाप बेटे रोजाना ममता और आरती के ऊपर इसी प्रकार अत्याचार करते रहते हैं, जिसके चलते वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास न काम था और न ही पैसे। शराब की मचमची मच रही है। जब तक शरीर में शराब नहीं जाएगी तब तक मेरे शरीर को राहत नहीं मिलेगी। अब मैं शराब कैसे पीऊं? बबलू ये सोचकर अपनी पत्नी ममता के पास आता है और उसके गले से मंगलसूत्र छीन लेता है। आखिरकार मेरी शराब पीने का इंतजाम हो ही गया। अजी, मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस दे दो। आप इसे क्यों बेच रहे हो? एक शराब के चलते आप मेरा मंगलसूत्र बेच दोगे क्या? बबलू उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख उसका बेटा अमित उससे कहता है, अरे पिताजी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? थोड़ी मेहरबानी मुझ पर भी कर दो। अमित अपने पिता बबलू के साथ पीने खाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद बेचारी ममता रोती रह जाती है। इन दोनों बाप बेटों को थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। बहू, एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। हम दोनों अपना जीवन अकेले ही बिता लेंगे। ममता की ये बातें सुनकर ममता की बहू आरती अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ काम ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। जिसके बाद वो चलते चलते एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है। माँ जी, लगता है इस फैक्ट्री में हमारे लिए कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। हमें इस फैक्ट्री में ही काम के लिए बात करनी चाहिए। आरती और ममता फैक्ट्री में काम की बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें दो आदमी खड़े हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो उनसे काम मांगती हैं। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इस फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अभी पूरी वर्कर की टीम चल रही है, यहाँ जगह कहीं नहीं है। लखन की ये बात सुनते ही बेचारी आरती और ममता वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी लखन के साथ खड़ा हुआ राघव उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद लखन उन दोनों को जाते हुए रोक लेता है। हमारी फैक्ट्री में कोई काम तो नहीं है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में जो बेकार की लकड़ी निकलती है, तुम्हें उस कूड़े में फेंकने का काम मिल सकता है। ये सुनते ही आरती और ममता खुश हो जाती हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक दो दिन तक वो लकड़ियां फैक्ट्री से उठाती हैं और कूड़े में फेंक देती हैं, लेकिन एक दिन अचानक से आरती अपनी सास ममता से कहती है, अरे माँ जी, हम और कब तक ऐसे ही कूड़ा उठाते रहेंगे? हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम इन लकड़ियों से एक ऑटो रिक्शा बनाएं, जिसकी मदद से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आरती का सुझाव ममता को अच्छा लगता है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर लकड़ी से एक ऑटो रिक्शा बनाती हैं। ऑटो रिक्शा दिखने में बहुत अलग होता है। आओ आओ,
आओ, लकड़ी के ऑटो में बैठो। ऐसा लकड़ी का ऑटो रिक्शा कहीं नहीं देखा होगा। आरती के ऐसा कहते ही दो सहेलियां उनके ऑटो में बैठ जाती हैं, जिसके बाद आरती ऑटो रिक्शा चलाते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचा देती है। मैंने हमेशा आदमियों को ऑटो चलाते हुए देखा है, पहली बार किसी औरत को ऑटो चलाते हुए देख रही हूँ। और फिर तुम्हारा ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा भी बहुत अच्छा है, इसने तो हमें हवा के साथ साथ हमारे घर तक पहुँचा दिया। तानिया और शिल्पा दोनों बहुत खुश होती हैं और आरती को पैसे देकर अपने घर में चली जाती हैं, जिसके बाद आरती बाकी सवारियों को बिठाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम तक आरती लकड़ी के ऑटो में कई सारे ग्राहकों को बिठाती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ आती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। वहीं दूसरी उसकी सास लकड़ी की फैक्ट्री का काम छोड़ती नहीं है और वो लकड़ियों का कूड़ा फैक्ट्री से उठाकर इकट्ठा करती रहती है। अरे वाह, आज तो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई। इन लकड़ियों से तो एक और ऑटो रिक्शा बन सकता है। ममता एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाने का सुझाव आरती को दे देती है, जिसके बाद आरती एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना देती है। दोनों सास बहू लकड़ी का ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते गांव में वो दोनों लकड़ी का ऑटो रिक्शा चला चलाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। अरे पूरे गांव में सबसे अच्छा ऑटो रिक्शा तो ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा है, हवा की तरह घर पर पहुंच जा देता है। जब से ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा हमारे गांव में आया है, लोग अपने घरों पर जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग आरती और ममता के ऑटो रिक्शा की खूब तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वो पैसा कमा कमा कर और लकड़ी के ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर देती है। अब दोनों सास बहू गरीब लोगों को किराए पर ऑटो रिक्शा देना शुरू कर देती है, जिससे उन दोनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वो घर बैठे पैसा भी कमाने लगती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वे दोनों अपने जीवन में सुखी से रह रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ कौन है। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति अमित और उसके ससुर बबलू खड़े होते हैं, जो उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे हमें माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलतियों के चलते हमने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज हमें अपनी गलती का पछतावा है। मैं जानता हूँ हम दोनों माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। तभी उन्हें माफी मांगते हुए ममता भी देख लेती है और कहती है, चलो, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास ना तो घर है, ना कोई रहने का ठिकाना। तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर हमारे लकड़ी के ऑटो रिक्शा चला सकते हो। ममता अपने पति और अपने बेटे को लकड़ी के ऑटो रिक्शा को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों लकड़ी के ऑटो रिक्शा चलाकर पैसा कमाने लगते हैं और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं।